Hello students, welcome to Phychima classes in collaboration with City Model College. क्लास 11th में चैप्टर 5th मोशन इन ए प्लेन वेक्टर्स को हम लोग स्टडी कर रहे हैं। अभी तक वेक्टर्स में हम लोगों ने वेक्टर्स का रिप्रेजेंटेशन, वेक्टर्स की प्रॉपर्टीज़, वेक्टर्स को ग्राफिकल मेथड से ऐड करना यानी आपका ट्राइंगल मेथड, पैरेललोग्राम मेथड, फिर दो वेक्टर्स को ऐड करके उसका फाइनल रिजल्टेंट, फिर हमने वेक्टर्स का रेजोल्यूशन, उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, यूनिट वेक्टर्स, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स, किसी वेक्टर को 3 डायमेंशन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसको देखा, फिर 3 डायमेंशनल वेक्टर्स को ऐड करना और उनके सबट्रैक्ट करने को देखा। आज हम लोग वेक्टर्स के कुछ अदर प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करेंगे जिसमें हमारे वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन भी होगा। तो ओके, तो चलिए आगे देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स, यानी जब 2 वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो उनको हम कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स। क्योंकि ये वेक्टर्स हैं और वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने का तरीका नॉर्मल जो अर्थमेटिक नंबर्स होते हैं उनसे थोड़ा सा डिफरेंस होता है, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई करते समय डायरेक्शंस का भी कोई यूज़ होता है। तो एक्चुअली जब 2 वेक्टर्स का मल्टीप्लाई करते हैं तो वेक्टर्स का मल्टीप्लाई 2 तरीके से होता है। एक तो जब वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने में जो रिजल्ट आता है वो यदि स्केलर वैल्यू हो तो हम ऐसे वेक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन को स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहते हैं और इसको रिप्रेजेंट करते हैं डॉट से। आइए देखते हैं किस प्रकार से। तो सबसे पहले है हमारा स्केलर प्रोडक्ट, यानी व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स गिव्स स्केलर क्वांटिटी। जब कोई 2 वेक्टर्स आप मल्टीप्लाई करते हो और उनके मल्टीप्लाई करने से जो रिजल्ट आता है यदि वो स्केलर क्वांटिटी आती है तो ऐसे प्रोडक्ट को आप लोग स्केलर प्रोडक्ट कहेंगे और इस स्केलर प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं डॉट से। जैसे कोई वेक्टर ए है और कोई वेक्टर बी है और इनके बीच में कोई ना कोई एंगल थीटा होगा। अब यदि इनको मल्टीप्लाई करें और इनके मल्टीप्लाई करने से जो रिजल्ट आए यदि वो रिजल्ट स्केलर हो तो उनके बीच हम इस प्रकार से डॉट साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। यदि यहाँ पर डॉट साइन लगा दिया इसका मतलब ये हुआ कि इनके मल्टीप्लाई से जो भी वैल्यू आएगी वो स्केलर वैल्यू होगी। तो इस तरह से जब कभी भी 2 वेक्टर्स का आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं और जो रिजल्ट आ रहा है वो स्केलर वैल्यू आ रहा है तो ऐसे वेक्टर्स के मल्टीप्लाई को हम लोग स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। अब जब 2 वेक्टर्स का मल्टीप्लाई करते हैं स्केलर प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट तो उनको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका फॉर्मूला होता है ए बी कॉस थीटा। यहाँ थीटा 2 वेक्टर्स के बीच का एंगल है, ए वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है, बी वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है। यानी कभी भी 2 वेक्टर्स का यदि आप डॉट प्रोडक्ट, इसको हम कह रहे हैं डॉट प्रोडक्ट, डॉट का मतलब कि जब 2 वेक्टर्स को इस प्रकार से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि उनका जो रिजल्ट आए वो स्केलर आए, उसमें कोई डायरेक्शन नहीं हो, तो ऐसी कंडीशन में जब हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो वो उसका मैग्नीट्यूड इक्वल होता है उनके वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड के, यानी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और उनके बीच का जो एंगल होगा उस एंगल के कोसाइन के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। तो इस तरह से आपका 2 वेक्टर्स का प्रोडक्ट ए बी कॉस थीटा लिखा जाता है। अब इस ए बी कॉस थीटा को हम किसी और तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे देखें यहाँ पर इस जगह पर हमने आपके बी वेक्टर से एक परपेंडिकुलर डाला है ए वेक्टर पे। तो जब कभी भी हम किसी वेक्टर से परपेंडिकुलर डालते हैं उसके एंगल बनाते हुए किसी लाइन पर तो वो एक्चुअली में आपके उस वेक्टर का कंपोनेंट होता है। तो यहाँ पर जो ये आपको ब्लू वेक्टर दिखाई दे रहा है ये ब्लू वेक्टर एक्चुअली में आपके बी वेक्टर का कंपोनेंट है। ठीक है, तो इस तरह से जो ये बी कॉस थीटा हो गया, क्योंकि यदि आप देखें तो ये जो आपका ब्लू वेक्टर है ये ब्लू वेक्टर एक्चुअली में बी का कंपोनेंट, यदि इसको निकालना चाहें तो ये वैल्यू हो जाएगी बी कॉस थीटा। ये थीटा दिया हुआ है एंगल आपके साथ में, ये राइट एंगल ट्राइंगल आपका बन रहा हुआ है, ये 90 डिग्री है और यहाँ पर आप देखिए कि वेक्टर बी का जो कंपोनेंट होगा इस डायरेक्शन में वो आपका होगा बी कॉस थीटा और वही यहाँ पर ब्लू वेक्टर से शो किया गया है। तो इस तरह से आपका बी कॉस थीटा क्या हो गया,
वेक्टर बी का ए की डायरेक्शन में कंपोनेंट हो गया। तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे कि ए डॉट बी करने से जो ए बी कॉस थीटा आता है वो एक्चुअली में क्या है, पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड फिर दूसरे वेक्टर का पहले वेक्टर की डायरेक्शन में कंपोनेंट। क्योंकि ये जो बी कॉस थीटा आपका आया है आपके कैलकुलेशन में क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट में, ये बी कॉस थीटा पूरा ये एक्चुअली में आपका मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए है, यानी वेक्टर बी का ए के अलोंग कंपोनेंट है। तो इस तरह से हमने देख लिया कि कोई दो वेक्टर्स का जब आप डॉट प्रोडक्ट करते हो तो हम एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेते हैं और दूसरे वेक्टर का पहले वेक्टर की डायरेक्शन में कंपोनेंट निकाल लेते हैं और उसका मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस तरह से ए डॉट बी इक्वल आ गया ए बी कॉस थीटा का। इसी को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमको पता है कि कोई वैल्यू 2 इंटू 3 इंटू 4 हो तो इसको हम 2 इंटू 4 इंटू 3 भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपके नंबर्स का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है, यानी उसमें सीक्वेंस का कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए जो इस तरफ आपकी वैल्यूज दिखी हुई हैं ये एक्चुअली में मैग्नीट्यूड्स हैं, यानी नंबर्स हैं। तो नंबर्स को यदि आप सीक्वेंस चेंज कर देंगे तो उस पर भी वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। तो इसलिए हमने क्या किया, b को हमने पहले लिख लिया और a को हमने यहाँ पर लिख लिया। तो इस तरह से a डॉट बी को हम बी ए कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। अब आप देखिए ये a कॉस थीटा क्या है, a कॉस थीटा एक्चुअली में ये जो आपका वेक्टर a था, यदि इस वेक्टर a का हम परपेंडिकुलर डालें b की डायरेक्शन में तो ये जो वैल्यू आएगी, ये जो आपका हल्का सा ग्रीन कलर का आपका वेक्टर आ रहा है, ये एक्चुअली में क्या है, ये वेक्टर a का b की डायरेक्शन में कंपोनेंट है, यानी a कॉस थीटा है। जैसे ये जो ब्लू वेक्टर है, ये ब्लू वेक्टर b वेक्टर का कंपोनेंट है a की डायरेक्शन में, ऐसे ही ये जो आपका ये आपका जो ग्रीन कलर का वेक्टर आया है ये a कॉस थीटा है, यानी a वेक्टर का b वेक्टर की डायरेक्शन में कंपोनेंट a का। तो आप इसी ए बी कॉस थीटा को बी ए कॉस थीटा भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे ए कॉस थीटा क्या हो गया, ए कॉस थीटा हो गया वेक्टर ए का बी की डायरेक्शन में कंपोनेंट। यानी इसको इस प्रकार से हम लिख सकते कि ए डॉट बी का मतलब है वैल्यू बी, यानी बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और दूसरे वेक्टर का पहले वेक्टर की डायरेक्शन में कंपोनेंट, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी। तो इस तरह से हम पा रहे हैं जब कभी भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होगा या स्केलर प्रोडक्ट होगा तो वहां पर दोनों वेक्टर की वैल्यू का मैग्नीट्यूड और उनके बीच के एंगल का कोसाइन, एक तो इस तरह से आप अपने प्रोडक्ट को डिफाइन कर सकते हैं। दूसरा, किसी भी एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहे आप ए का लिख लें और चाहे आप बी का लिख लें, और दूसरे वेक्टर का कंपोनेंट चाहे बी कॉस थीटा लिखें और चाहे ए कॉस थीटा लिखें। तो इस तरह से आपने देख लिया कि दो वेक्टर्स का, वेक्टर ए और बी का जब डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो दोनों वेक्टरों में से किसी भी एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड और दूसरे वेक्टर का पहले वेक्टर की डायरेक्शन में कंपोनेंट। फिर से लिखना चाहें तो किसी एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड और दूसरे वेक्टर का पहले वेक्टर के रिस्पेक्ट में कंपोनेंट, या दोनों वेक्टरों का मैग्नीट्यूड और उनके बीच का जो एंगल है उसका कोसाइन। इन तीनों ही तरीकों से आप ए डॉट बी को डिफाइन कर सकते हैं, यानी कि दो वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट को आप डिफाइन कर सकते हैं, जिनको रिप्रेजेंट करने के, एक्सप्लेन करने के तीन तरीके यहाँ पर हैं। तो आई होप कि आपको दो वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट है वो समझ में आ गया होगा। अब इनके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे स्केलर प्रोडक्ट ऑफ, तो अभी हम लोगों ने देख ही लिया है कि स्केलर प्रोडक्ट क्या है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन वेक्टर एंड कंपोनेंट ऑफ अदर वेक्टर। ठीक है, अब एग्जांपल में कौन कौन से हैं, जैसे कि आपका वर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी एफ डॉट डी। अब यहां भी इसको ओपन करें तो ये हो जाएगा एफ डी कॉस थीटा, और ऊपर जो हम लोगों ने डिफिनेशन दो निकाली है उसके हिसाब से या तो फोर्स और फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट लें तो आप एफ डी कॉस थीटा आ जाएगा, या फिर डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में फोर्स लें तो भी आपका वर्क निकल आएगा। तो इस तरह से आपको ये चीज समझनी होगी
कि जब भी दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट होता है उसमें किसी भी एक वेक्टर का आप मैग्नीट्यूड लिख सकते हो और दूसरे वेक्टर का पहले वेक्टर की डायरेक्शन में कंपोनेंट ले सकते हो। जैसे कि यहां पर वर्क के केस में बताया, या तो आप लिखेंगे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ, ओके, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हमने लिखा है यहां पर, और इसको लिख सकते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो ये आपका वर्क का फॉर्मूला हो गया, यानी फोर्स की वैल्यू और डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब इसी को रिवर्स करके भी लिख सकते हैं, कैसे कि W इज इक्वल टू फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी या तो फोर्स इनटू फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, या फिर डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में फोर्स। किसी भी तरीके से भी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका वर्क यानी F डॉट डी आ जाएगा। तो ये वो तरीका है जिससे कि आप दो वेक्टर्स का मल्टीप्लाई करते हैं। एक और एग्जांपल इसी का ले लेते हैं, पावर इज इक्वल टू भी क्या होता है, फोर्स और वेलोसिटी का मल्टीप्लाई होता है, यानी फोर्स भी आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन फोर्स और वेलोसिटी के मल्टीप्लाई से जो हमको मिल रहा है पावर, वो आपकी स्केलर क्वांटिटी है। इसका मतलब ये हो गया कि फोर्स और वेलोसिटी का जो मल्टीप्लाई होता है वो स्केलर प्रोडक्ट यानी डॉट प्रोडक्ट होता है। और यहां पर भी जब भी आप इसको ओपन करेंगे तो हमेशा फोर्स इंटू वेलोसिटी इंटू उनके बीच के एंगल का कोसाइन यूज करेंगे, यानी एफ वी कॉस थीटा की तरह से ही यूज करेंगे। इसको ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा एफ वी कॉस थीटा, यानी फोर्स और फोर्स की डायरेक्शन में वेलोसिटी का कंपोनेंट, या वेलोसिटी और वेलोसिटी की डायरेक्शन में फोर्स का कंपोनेंट। किसी भी तरीके से आप करेंगे तो आपका पावर का फॉर्मूला एफ डॉट वी यहां पर एग्जीक्यूट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं अब हम, जैसे ए बी कॉस थीटा इज इक्वल टू, अभी हम लोग स्टडी किया कि ए डॉट बी होता है। अब यहां पर ए क्या हो गया, अभी एक्सप्लेन किया था, ए तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड हो गया, और बी कॉस थीटा क्या हो गया, दूसरे वेक्टर का कंपोनेंट हो गया अलोंग द फर्स्ट वेक्टर, यानी फर्स्ट वेक्टर ए है। यदि हमने ए को फर्स्ट वेक्टर कह दें और बी को सेकंड वेक्टर कह दें, तो जब दो वेक्टर्स को यानी फर्स्ट वेक्टर ए और सेकंड वेक्टर बी इनका डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, तो पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया और दूसरे वेक्टर का कंपोनेंट आ गया अलोंग द फर्स्ट वेक्टर, और ये हमारा क्या था, ए डॉट बी था। अब यदि आपको सपोज ए डॉट बी पता है ऑलरेडी पहले से, यानी दो वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट हमको ऑलरेडी दिया हुआ है, तो हम और एक वेक्टर जो है हमारा उसकी वैल्यू पता है, यानी वेक्टर ए पता है, तो दूसरे वेक्टर का कंपोनेंट हम यहां से निकाल सकते हैं। तो कैसे निकाल लेंगे, देखिए, तो मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए, यानी दूसरे वेक्टर का कंपोनेंट अलोंग फर्स्ट वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए डॉट बी, ये ऑलरेडी था, और अपॉन में क्या आ जाएगा, ये ए अपॉन में आ जाएगा, क्योंकि इन दोनों के मल्टीप्लाई होने से ही पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड और दूसरे वेक्टर के कंपोनेंट के मल्टीप्लाई होने से ही क्या आ रहा था, आपका डॉट प्रोडक्ट आ रहा था। तो यदि हमको दूसरे वेक्टर का कंपोनेंट निकालना है तो वो कैसे निकालेंगे, दोनों वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट में पहले वेक्टर के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से इसका हमने डिवाइड कर दिया, तो आपका मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ सेकेंड वेक्टर आ गया। अब आप देखिए यहां पर ए कैप में ए से डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा वेक्टर ए में यदि ए से डिवाइड कर देंगे तो ये ए कैप बन जाएगा। तो इस प्रकार से आपने देख लिया कि मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए क्या आ गया, ए कैप डॉट बी, यानी जिस वेक्टर का कंपोनेंट निकालना है, जिसके अलोंग निकालना है, तो जिस वेक्टर का कंपोनेंट निकालना है उस वेक्टर का जिसके अलोंग निकालना है उसके यूनिट वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट कर दें तो हमारा कंपोनेंट निकल आता है वेक्टर का। इसको एग्जाम्पल के तौर पर देखना चाहें तो जैसे यहां पर हम कहें कि सपोज ये कोई वेक्टर P है
और ये वेक्टर क्यू है। इनका डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा पी डॉट क्यू। सपोज ये ऑलरेडी आपको दिया हुआ है कि पी डॉट क्यू की वैल्यू आपको दे रखी, कोई वैल्यू है, और इनके बीच का कोई एंगल हमको नहीं भी पता है। अब हमको बताना है कि क्यू वेक्टर का पी के अलॉन्ग क्या फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट कंपोनेंट ऑफ वेक्टर क्यू along वेक्टर P, यानी वेक्टर Q का कंपोनेंट निकालना है along V। तो कैसे निकालते हैं ज्योमेट्रिकली देखें तो ज्योमेट्रिकली तो हम यहां से परपेंडिकुलर डाल देंगे, Q से किसका P पर डाल देंगे। तो जहां पर आपका परपेंडिकुलर पड़ेगा वहां तक की जो डिस्टेंस होगी, ये जो डिस्टेंस आई आपकी यहां तक की, ये कहलाएगा कंपोनेंट ऑफ Q, और किस तरफ ये along P। तो इस तरह से आपने Q का कंपोनेंट P के अलॉन्ग निकाल लिया ग्राफिकल मेथड से। लेकिन यदि आपको वैल्यू दे रखी है P डॉट Q की और आपको ये वैल्यू पता करनी है, तो अभी हमने ऊपर देखा कि मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ B along A क्या होगा, जिसका कंपोनेंट निकालना है उसका वेक्टर, और जिसके अलॉन्ग निकालना है उसके यूनिट वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट कर दें तो आपका कंपोनेंट निकल आता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, किसका कंपोनेंट निकालना है, क्यू का निकालना है, तो क्यू वेक्टर। किसके अलॉन्ग निकालना है, पी के अलॉन्ग निकालना है, तो पी के अलॉन्ग का यूनिट वेक्टर से आप डॉट प्रोडक्ट कर दें तो ये आपका आ जाएगा कंपोनेंट ऑफ क्यू अलॉन्ग पी। तो इस तरह से आप किसी भी वेक्टर का कंपोनेंट किसी दूसरे वेक्टर के अलॉन्ग निकाल सकते हैं और वो हो जाएगा क्यू डॉट पी। ठीक है, और ये कैसे निकला था, ये वैल्यू यहां से ये कॉपी किया है, ये कैसे निकला था, दोनों वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट था पी डॉट क्यू, उसमें हमने क्या किया है, उसमें हमने वेक्टर पी से डिवाइड कर दिया है, तो आपका क्यू डॉट पी बन गया। तो ये वो प्रोसेस हो गया किसी एक वेक्टर का किसी दूसरे वेक्टर के अलॉन्ग कंपोनेंट निकालने का। यही सेम प्रोसीजर आप कर सकते हो वेक्टर पी का क्यू के अलॉन्ग निकालने के लिए। यदि आप उसको देखना चाहें तो क्या करेंगे, फिर वेक्टर P से एक कंपोनेंट डालें, परपेंडिकुलर डालेंगे हम Q पे, इस तरह से। ये कहां पर डाल रहे हैं, वेक्टर P से डाल रहे हैं Q पर, और इस जगह तक आया। तो ये जो डिस्टेंस हो गई स्टार्टिंग से, ये आपका जो वेक्टर बन गया, ये वेक्टर एक्चुअली में क्या है, ये कंपोनेंट है किसका, P का, किसके अलॉन्ग है, Q के अलॉन्ग है। अब यदि इसको निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, किसका कंपोनेंट निकालना है, वेक्टर P का निकालना है, किसके अलॉन्ग निकालना है, Q के अलॉन्ग निकालना है। तो जिसके अलॉन्ग निकालना होता है उसके यूनिट वेक्टर का आपके वेक्टर से जिसका कंपोनेंट निकालना होता है उसके वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं, यानी Q कैप डॉट P करेंगे तो आपका P का कंपोनेंट K के अलॉन्ग आएगा। Q वेक्टर डॉट P कैप करेंगे तो Q का कंपोनेंट P के अलॉन्ग आएगा। तो जो यूनिट वेक्टर होता है उसके अलॉन्ग आता है और जिसका वेक्टर लेते हैं उसका कंपोनेंट होता है। तो इस वाले केस में Q का कंपोनेंट P के अलॉन्ग है और इस वाले केस में P का कंपोनेंट Q के अलॉन्ग है। तो इस तरह से इसको लिखेंगे तो हम लिखेंगे P डॉट Q और यहां पर Q से डिवाइड कर देंगे Q की वैल्यू से। तो इस प्रकार से आपका हम कंपोनेंट एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर के रिस्पेक्ट में और दूसरे वेक्टर का पहले वेक्टर के रिस्पेक्ट में निकाल सकते हैं। तो यहां पर इसी बात को हमने इस तरह से लिख दिया है कि वेक्टर कंपोनेंट ऑफ B along A आपको इस तरह से लिख दिया जाएगा। अब चाहें तो ये जो आपका A डॉट B था इसको हमने इस तरह से वापस लिख दिया, आपका ये तो A कैप हो गया। ठीक है, ये आपका केवल मैग्नीट्यूड आ रहा है। अब उसमें डायरेक्शन भी जोड़नी है, तो डायरेक्शन किस तरफ थी आपकी, A कैप की डायरेक्शन में थी, तो आप A कैप से और मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि अभी जो ये आपने निकाला है ये आपका मैग्नीट्यूड आया है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं थी, ये सिर्फ केवल वैल्यू आई है उस वेक्टर की जो आपके B का कंपोनेंट A की तरफ है, यानी एज ए केवल मैग्नीट्यूड आया है। लेकिन क्योंकि A की तरफ है तो उसमें डायरेक्शन भी डालनी होगी। तो अब आप देखिए यदि इस वैल्यू को लेते हैं, ये वैल्यू केवल, तो ये वैल्यू मैग्नीट्यूड है केवल, ये सिर्फ क्या है, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड है, अमाउंट है। किसका अमाउंट है, वेक्टर B का कंपोनेंट का जो कि A के अलॉन्ग है, लेकिन इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है।
यदि हम इसमें डायरेक्शन चाहते हैं तो जिस डायरेक्शन में ये है उसी डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये वेक्टर बी का कंपोनेंट किस डायरेक्शन में है, ए की डायरेक्शन में है, तो फिर डायरेक्शन लाने के लिए हमें ए की डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किसमें, आपके कंपोनेंट के मैग्नीट्यूड में। तो इस तरह से आपने मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर देखिए ए कैप को वापस क्या लिख सकते हैं, ए कैप को वापस आप वेक्टर ए अपॉन ए लिख सकते हैं। तो इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, तो ये वेक्टर ए अपॉन ए हो गया, और आप देखिए ए और ए तो आपका स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से आपका फॉर्मूला बन गया ए डॉट बी ए स्क्वायर ए कैप। ये क्या चीज़ है, ये आपका बी का कंपोनेंट है ए के अलोंग, ठीक है। इसी तरह से आप दूसरा पोर्शन में लिख सकते हैं कि वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी। अभी यहाँ पर हम वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी लिखना चाहें तो हम उसको इस तरह से लिखेंगे ए डॉट बी अपॉन ये बी स्क्वायर हो जाएगा और इनटू वेक्टर बी हो जाएगा। तो ये आपका ए का कंपोनेंट अलोंग बी हो गया, और वेक्टर साइन भी आ गया इसमें चूंकि हमने डायरेक्शन ऐड कर दी है। और ऐसे ही आपका बी का वेक्टर ए के अलोंग था और इसमें चूंकि डायरेक्शन ऐड कर दी है तो इसलिए वेक्टर बन गया, और अब ये वेक्टर कंपोनेंट हो गया। आप ध्यान दीजिएगा ऊपर जो लिखा हुआ ये मैग्नीट्यूड है और ये क्या है, ये वेक्टर कंपोनेंट, यानी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है। तो ये तो मैग्नीट्यूड हो गया था और ये आपकी डायरेक्शन हो गई थी। तो इस तरह से किसी भी वेक्टर का कंपोनेंट और वेक्टर कंपोनेंट हम निकाल सकते हैं। अभी हम लोग इसके कुछ एग्जांपल्स भी करेंगे, लेकिन एग्जांपल करने से पहले हम कुछ और चीजें जान लेंगे, तभी हम इसके क्वेश्चंस, इस कॉन्सेप्ट को लेकर कुछ एग्जांपल्स को कर पाएंगे। ओके, तो हम आगे मूव करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, यानी जब दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो उनकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं जब हम उनका प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट के रूप में करते हैं। स्केलर प्रोडक्ट के रूप में करने का मतलब है कि जब दो वेक्टर्स के मल्टीप्लाई करने से जो रिजल्ट आ रहा है वो स्केलर आ रहा है, यानी वहां पर जो प्रोडक्ट हो रहा है वो स्केलर प्रोडक्ट हो रहा है या फिर डॉट प्रोडक्ट हो रहा है। तो जैसे देखें, तो पहला एग्जांपल है स्केलर प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। इसका मतलब क्या है, अभी देखते हैं। जैसे वेक्टर ए है और ये आपका वेक्टर बी है, इनके बीच का कोई एंगल है थीटा। यदि हम वेक्टर ए डॉट बी करें तो उसका मतलब होता है दोनों वेक्टर के बीच का, दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड और उनके बीच के एंगल का कोसाइन, यानी ए बी कॉस थीटा। अब यहां पर आप देखिए, यदि हम बी डॉट ए करें तो बी डॉट ए का मतलब हो गया बी से ए की तरफ। तो बी से ए की तरफ जाएंगे तो एंगल कौन सा चूज करेंगे, 360 माइनस थीटा यूज करेंगे। जब हम ए टू बी कर रहे हैं, अभी हम लोगों ने करा है ए टू बी, यानी ए से बी, तो जब ए से बी जा रहे हैं तो ये थीटा ले रहे हैं। यदि हम बी डॉट ए करेंगे तो हमको ये भी थीटा लेना पड़ेगा क्योंकि हम बी से ए की ओर आ रहे हैं। तो यदि हम बी डॉट ए करें तो बी का मैग्नीट्यूड और ए का मैग्नीट्यूड, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड और उनके बीच के एंगल का कोसाइन। अब जब बी से ए की तरफ आएंगे तो एंगल क्या हो जाएगा, 360 माइनस थीटा। तो इसलिए हमने 360 माइनस थीटा ले लिया। और cos 360 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है, हमको पता है। यदि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक याद है तो cos 360 माइनस थीटा ये आपका प्लस का cos थीटा होता है, क्योंकि आपका जो क्वाड्रेंट होते हैं उसमें ASTC आप देखते हैं और वहां पर आप देखेंगे कि जो फोर्थ क्वाड्रेंट है आपका, जो फोर्थ क्वाड्रेंट है वहां पर आपका cos प्लस का होता है और 360 माइनस थीटा आपका हमेशा किस में जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा। तो इसलिए cos 360 माइनस थीटा cos थीटा इक्वल होता है। तो इसलिए यहाँ पे cos 360 माइनस थीटा को क्या लिख लिया, सिंपली cos थीटा लिख लिया। तो b डॉट ए किसके इक्वल हो गया, bA cos थीटा के इक्वल हो गया। और आप जानते हैं कि ये सब क्या है, ये सिंपली नंबर्स हैं, मैग्नीट्यूड है, और नंबर्स को आप आगे पीछे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से bA cos थीटा को आप AB cos थीटा भी लिख सकते हो, क्योंकि नंबर्स को इधर उधर मल्टीप्लाई करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। तो bA cos थीटा को आप क्या लिख सकते हो, bA cos थीटा को वापस AB cos थीटा भी आप लिख सकते हैं। और AB cos थीटा किसके इक्वल होता है, AB cos थीटा A डॉट B के इक्वल होता है। तो इस तरह से आपने देख लिया कि B डॉट A डॉट B के इक्वल होता है। तो यानी आपका जो स्केलर प्रोडक्ट है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, यानी आप चाहे A डॉट B करिए या फिर B डॉट A करिए, आपके वैल्यू में या आंसर में कोई डिफरेंस नहीं होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है इसकी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर वेक्टर्स इज जीरो। दो वेक्टर्स जो आपस में परपेंडिकुलर होते हैं उनका जो स्केलर प्रोडक्ट होता है वो जीरो होता है। कैसे,
जैसे यहाँ पर हमने दो वेक्टर बना लिए, एक वेक्टर ए और एक वेक्टर बी, और इनके बीच का जो एंगल है वो 90 है। अब यदि इनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ए डॉट बी का मतलब क्या होता है, चाहे आप ए डॉट बी करें चाहे बी डॉट ए करें, दोनों ही केसेस में आंसर क्या होगा, ए बी कॉस थीटा होगा। तो ए बी कॉस थीटा में थीटा यहाँ पे कितना हो गया 90, और कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है 0। तो जब ये 0 वैल्यू हो गई तो ये टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी, टोटल वैल्यू हो जाएगी आपकी 0। तो इस तरह से आपका कोई भी दो वेक्टर आपके कभी भी यदि परपेंडिकुलर होंगे तो हमेशा उनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो 0 होगा। ये आपको हमेशा याद रखना है। दो वेक्टर्स यदि आपस में परपेंडिकुलर हैं तो उनका स्केलर प्रोडक्ट यानी डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 होगा। नेक्स्ट देखते हैं सेल्फ स्केलर प्रोडक्ट। सेल्फ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर का मतलब है किसी वेक्टर का खुद में ही मल्टीप्लाई करना, यानी जैसे वेक्टर ए है, अब वेक्टर ए का वेक्टर ए में ही मल्टीप्लाई करना। तो जब वेक्टर ए को वेक्टर ए में ही डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो वेक्टर ए डॉट ए का मतलब हो गया पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड और उनके बीच के एंगल का कोसाइन। अब कोई एक वेक्टर खुद के साथ में क्या एंगल बनाएगा, खुद के साथ तो पैरेलल ही होगा, यानी जब इसके पैरेलल कोई वेक्टर खींचेंगे सेम लेंथ का, उसी को हम वापस से क्या कहेंगे, उसी को वापस ए वेक्टर कहेंगे, क्योंकि यदि ये ए वेक्टर है तो दूसरा ए वेक्टर भी ठीक उसी के जैसा होगा, यानी वो आपस में पैरेलल होंगे। और पैरेलल होने की कंडीशन में थीटा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो इस तरह से ए डॉट ए करने पर ए कॉस थीटा ए कॉस 0 आएगा, और कॉस 0 की वैल्यू तो 1 हो गई, और ए आपस में क्या हो जाएंगे ए स्क्वायर हो जाएंगे। तो इसको कहते हैं हम लोग सेल्फ प्रोडक्ट ऑफ सेल्फ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, यानी वेक्टर्स का सेल्फ प्रोडक्ट। तो कभी भी आप किसी वेक्टर का सेल्फ प्रोडक्ट करेंगे तो वो उनके खुद के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल होता है। इसी तरह से जो ऑर्थोगोनल वेक्टर्स होते हैं आपके, अब उनका हम स्केलर प्रोडक्ट देखेंगे। कौन से वेक्टर्स, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। ये कौन से वेक्टर्स होते हैं जो एक्स वाई जेड एक्सेस के अलॉन्ग होते हैं। तो जैसे ये हमारा इसके अलॉन्ग आई है, इसके अलॉन्ग जेड एक्सेस होता है, इसके अलॉन्ग के होता है। तो इस तरफ हम एक्स एक्सेस कहते हैं, इस तरफ हम वाई एक्सेस कहते हैं, और इस तरफ हम जेड एक्सेस कहते हैं। तो एक्स एक्सेस के अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर होता है उसको हम आई कैप कहते हैं, वाई एक्सेस के अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर होता है उसको जे कैप कहते हैं, और जेड एक्सेस के अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर होता है उसको हम लोग के कैप कहते हैं। अब यहाँ पर सपोज आई डॉट आई करें, यानी वेक्टर आई का आई कैप का जो ये वेक्टर आई कैप है आपका एक्स एक्सेस के अलॉन्ग, इसका यदि हम सेल्फ प्रोडक्ट करें तो वो 1 आएगा। क्यों 1 आएगा, क्योंकि आई कैप डॉट आई कैप करेंगे तो मतलब हो गया आई का मैग्नीट्यूड, फिर दूसरे आई का मैग्नीट्यूड, फिर उनके बीच के एंगल का कोसाइन, और स्वयं सेल्फ वेक्टर है तो सेल्फ वेक्टर में तो एंगल उनके बीच का 0 हो जाएगा तो वो 1 होता है। तो इस तरह से आई डॉट आई क्या हो जाएगा आई स्क्वायर, और आई की खुद की वैल्यू कितनी होती है, ये यूनिट वेक्टर्स हैं, यूनिट वेक्टर्स की वैल्यू कितनी होती है 1, तो 1 का स्क्वायर क्या आ गया 1 आ गया। तो इस तरह से किसी भी ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स का यदि डॉट सेल्फ डॉट प्रोडक्ट होगा तो वो हमेशा कितना होगा, वो 1 होगा। तो इस तरह से आई डॉट आई इज इक्वल टू भी 1 होगा, जेड डॉट जे कैप भी 1 होगा, के कैप डॉट के कैप भी आपका 1 होगा, क्योंकि ये सारे ही वेक्टर्स का सेल्फ प्रोडक्ट हो रहा है। ये आपका क्या हो रहा है, सेल्फ प्रोडक्ट हो रहा है, और सेल्फ प्रोडक्ट हमेशा किसके इक्वल होता है, उसके खुद के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के। और यहाँ पर आई हो या जे हो या के हो, खुद का मैग्नीट्यूड सबका क्या होता है 1। तो इसलिए आई डॉट आई भी 1 आएगा, जे डॉट जे भी 1 आएगा, और के डॉट के भी 1 आएगा। अब इसी में यदि हम आई डॉट जे करें, यानी आपका वेक्टर ये आई हो गया और ये जे हो गया, और इनका मल्टीप्लाई करें तो इनके बीच में कितना एंगल है 90। और जब दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स हो गए, यानी आई और जे एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो परपेंडिकुलर वेक्टर्स के बीच का एंगल 90 होता है। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा आई डॉट जे और कॉस 90, और कॉस 90 आपका 0 होता है, तो इसलिए आई डॉट जे क्या हो गया 0। तो हम पहले भी देख चुके थे कि दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन हमेशा आपका कितना होता है, वो 0 होता है। तो कहीं पर भी दो वेक्टर्स यदि आपस में परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट आपका 0 होगा। तो इस तरह से आई डॉट जे भी 0 होगा क्योंकि ये भी परपेंडिकुलर है, आई डॉट के भी 0 होगा, ये भी परपेंडिकुलर है, और जे डॉट के भी 0 होगा क्योंकि ये भी परपेंडिकुलर है। ठीक है, अच्छा अब आई डॉट जे 0 है तो जे डॉट आई भी 0 होगा क्योंकि आई डॉट जे और जे डॉट आई आपस में इक्वल होते हैं। आप चाहे ए डॉट
बी कहें और चाहे आप बी डॉट ए कहें, ये आपस में इक्वल होते हैं, इसलिए आप आई डॉट जे कहें या जे डॉट आई कहें, उन दोनों की वैल्यू क्या होगी, 0। ऐसे ही जे आई डॉट के कहें या के डॉट आई कहें, उनकी वैल्यू भी 0 हो जाएगी, ये देखिए, ठीक है। और जे डॉट के इज इक्वल टू भी 0, क्योंकि जे और के भी 90 डिग्री हैं, तो के और जे भी इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि वो भी 90 डिग्री होगा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं स्केलर वेक्टर्स जो आपके हैं, जो ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स हैं, उनका जो स्केलर प्रोडक्ट है, तो जो सेल्फ स्केलर प्रोडक्ट है तो वो तो 1 होता है, और म्यूचुअल उनका मल्टीप्लिकेशन है किसी अदर्स के साथ में, तो वो हमेशा क्या हो जाता है, 0, क्योंकि जो आपके आई जे और के हैं वो एक दूसरे के हमेशा क्या है, परपेंडिकुलर। तो किसी भी दो का अलग अलग मल्टीप्लिकेशन होगा, यानी डॉट प्रोडक्ट होगा उनके बीच में, तो वो हमेशा आपका 0 ही होगा। तो इस तरह से आपको ये बातें यूनिट वेक्टर्स के स्केलर प्रोडक्ट में याद रखनी है। अब नेक्स्ट देखते हैं स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 3D वेक्टर्स, यानी जब वेक्टर्स आपके 3 डायमेंशनली व्यक्त किए जाते हैं, 3 डायमेंशनली वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तब उनका स्केलर प्रोडक्ट कैसे होता है। तो जैसे यदि वेक्टर ए को लिखें तो वेक्टर ए को इस तरह से हम लिख सकते हैं, ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप और ए जेड के कैप। यहाँ पर ए एक्स क्या है, वेक्टर ए का एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट है, ए वाई क्या है, वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट है, ए जेड क्या है, ए का जे डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में कंपोनेंट है। तो इस तरह से इनको हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है। ऐसे कोई दूसरा वेक्टर भी होगा, बी एक्स आई कैप, बी वाई के जे कैप, बी जेड के कैप, तो इनका भी कंपोनेंट होगा। तो ये इस तरह से हमने वेक्टर्स को 3 डायमेंशनल वेक्टर्स के फॉर्म में लिखा हुआ है। एग्जाम्पल के तौर पे हम लिखें तो जैसे ये वेक्टर ए है, तो ये वेक्टर आपका ए हो गया, और ये एक्स एक्सेस होगी और ये आपका वाई एक्सेस हो गई। तो ए का एक्स के अलोंग जो कंपोनेंट होगा, ये वैल्यू कितनी हो गई, ये हो गई ए एक्स, कहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये आगे हो गई, ये वैल्यू क्या हो गई, ये ए एक्स हो गई, यानी वेक्टर ए का एक्स कंपोनेंट हो गया। ऐसे ही यहाँ से हम वाई पे परपेंडिकुलर डालते हैं, तो ये वैल्यू यहाँ तक की कितनी हो गई, ये वैल्यू यहाँ से लेकर यहाँ तक की हो गई आपकी ए वाई, यानी वाई एक्सेस की तरफ कंपोनेंट हो गया। तो ऐसे ही इसका जेड की तरफ भी कोई कंपोनेंट होगा यदि 3 डायमेंशन वेक्टर होगा। इसी प्रकार कोई दूसरा वेक्टर बी है हमारा, उसका आपको कंपोनेंट निकाल सकते हैं कि कोई वेक्टर ये हमारा बी है और इस बी का एक्स की एक्सेस की तरफ कंपोनेंट हो गया, ये वैल्यू हो गई बी एक्स, और इसी का इस तरफ वाई पर परपेंडिकुलर डाल दें तो ये हो जाएगी आपकी बी वाई। तो इस तरह से आपने वेक्टर ए और वेक्टर बी को उनके कंपोनेंट्स, जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हैं, ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट क्यों है, क्योंकि इनके बीच का एंगल 90 होता है, और 3 डायमेंशन क्यों है, क्योंकि एक्स वाई और इधर आपकी जेड भी होती है, जेड एक्सेस की तरफ भी आपका वेक्टर का कंपोनेंट हो सकता है, जो हम लोगों ने लास्ट टर्म पे देखे थे। तो इस तरह से आपके 2 वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी। अब इनका यदि डॉट प्रोडक्ट करना है, ए डॉट बी करना है, तो ए डॉट बी का मतलब क्या होता है, वेक्टर ए, तो यहां पर वेक्टर ए ये हो गया, फिर डॉट, तो यहां पर फिर डॉट लिखेंगे और फिर आपका वेक्टर बी लिख देंगे। अब यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई ठीक वैसे ही करेंगे जैसे एल्जेब्रिकली हम जो क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करते हैं उसी तरह से। तो कैसे मल्टीप्लाई होगी, तो सबसे पहले ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब आप देखिए यहाँ पर जो आई कैप है, इस ए एक्स आई कैप का मल्टीप्लाई बी एक्स आई कैप में होगा, तो ए एक्स आई और बी एक्स आई, यानी यहाँ पर भी आई कैप है और यहाँ पर भी आई कैप है, यानी सेल्फ प्रोडक्ट हो रहा है एक तरह से, आई और आई का कंपोनेंट हो रहा, और आई डॉट आई किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल होती है। तो ए एक्स आई कैप जो होगा आपका, ए एक्स आई कैप और बी एक्स आई कैप का मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन जाएगा ए एक्स बी एक्स, क्योंकि आई डॉट आई तो 1 हो गया, यानी ए एक्स बी एक्स आपका बन जाएगा। इसी तरह से अब आप देखिए, अब ए एक्स आई कैप का मल्टीप्लाई आपके बी वाई जे कैप में होगा, यहां पर होगा, तो जब ए एक्स आई कैप का मल्टीप्लाई डॉट प्रोडक्ट आपके बी वाई जे कैप में होगा, तो ये हो जाएगा ए एक्स बी वाई और आई डॉट जे, और जब आई डॉट जे करेंगे तो 0 हो जाएगा, क्योंकि आई और जे आपस में परपेंडिकुलर वेक्टर से हम पीछे देख चुके हैं कि आई डॉट जे कितना होता है, 0।
तो ये क्या हो जाएगा 0। तो इसका मतलब हो गया कभी भी दो वेक्टर्स जो i और j या परपेंडिकुलर होंगे तो उनका रिजल्ट आपका 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी इसी तरह जब ax i कैप का आप मल्टीप्लाई by j कैप में और bz k कैप में करेंगे तो रिजल्ट आपका 0 हो जाएगा, यानी इनसे मल्टीप्लाई करने पर वैल्यू 0 आएगी, तो उसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। जबकि हमने जब ax i कैप है इस ax i कैप का bx i कैप से मल्टीप्लाई किया तो आपका ax bx आ गया और i कैप और i कैप आपस में 1 बन गए। तो इसका रिजल्ट तो आपको मिल जा रहा है, लेकिन बाकी दो क्वांटिटी से जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वैल्यू 0 हो जा रही है, तो इसलिए उसको यहाँ पर नहीं लिखा गया। इसी प्रकार से जब ay j का आप bx i में करेंगे तो यहाँ पर भी देखिए ये j कैप है और ये आपका i कैप है, तो इनका मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा क्योंकि परपेंडिकुलर वेक्टर है। ऐसे ही आप bz k में करेंगे तो भी j कैप यहाँ पर है आपका और यहाँ पर आपका k कैप है, इनका भी मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा। लेकिन जब ay j कैप का by j कैप में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा ay by j कैप डॉट j कैप और j डॉट j क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा। तो इस तरह से ay by बन जाएगा आपका। तो ये देखिए ay by यहाँ पर लिखा हुआ है। इसी प्रकार से आप az k कैप का मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए तो az k कैप का पहले मल्टीप्लाई bx i कैप में करेंगे तो यहाँ k है और यहाँ i है, तो ये परपेंडिकुलर है तो इनका मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा। इसी तरह से by j में करेंगे तो k और j आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तो इनका भी आपका जो प्रोडक्ट होगा डॉट प्रोडक्ट वो 0 हो जाएगा। अब फाइनली क्या बचा, फाइनली आपका az k कैप और आपका bz k कैप बचा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा az bz k कैप डॉट k कैप और k डॉट k आपका 1 हो जाता है। तो फाइनली क्या हो जाएगा az bz, तो वही आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इस तरह से आपने देखा कि जब कभी भी डॉट प्रोडक्ट होता है तो जो सेम वाले यूनिट वेक्टर्स होते हैं उनके कंपोनेंट का मल्टीप्लाई होकर के लिख जाता है। जैसे यहाँ ax i कैप और bx i कैप का मल्टीप्लाई हुआ ax bx लिख गया। ऐसे ही आपके ay j कैप और by j कैप का मल्टीप्लाई होगा तो j और j 0 हो गया तो ay by लिख गया। फिर ऐसे ही आपका az k कैप और bz k कैप का मल्टीप्लाई हुआ और आपका az bz हो जाएगा और बाकियों से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। तो इस तरह से आपका जो स्केलर प्रोडक्ट होता है 3D डायमेंशनल वेक्टर्स का वो बहुत इजी है। उसमें सिंपली आपको सेम वाले जो यूनिट वेक्टर्स हैं उनके कंपोनेंट्स का मल्टीप्लाई करके लिख देना होता है और सबको सम कर देना होता है। तो इस प्रकार से आप किन्हीं 3 डायमेंशनल वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट को निकाल सकते हैं। इसका एग्जाम्पल एक कर लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि इसको हम लोग कर सकते हैं यहाँ पर। जैसे कोई वेक्टर a दिया है और वेक्टर a इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप, और फिर कोई दूसरा वेक्टर दिया है वेक्टर b, वो दिया हुआ है माइनस i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप। अब आपसे कहा गया कि आप इनका डॉट प्रोडक्ट बताइए, a डॉट b बताइए। तो अब a डॉट b करेंगे तो हम लोग पीछे देख लिया है कि जब भी हम a डॉट b करते हैं तो क्या आंसर आता है, जो सेम यूनिट वेक्टर्स होते हैं उनके कोएफिशिएंट का मल्टीप्लाई हो जाता है और सबको आपस में सम कर देते हैं। तो यहाँ पर 2i कैप और माइनस i कैप इसका मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ तो 2 है और यहाँ पर कितना है, यहाँ -1, तो 2 इंटू -1 -1, ये हो गया आपका एक तरह से ax bx। फिर प्लस फिर आपका 3j कैप और 4j कैप का मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 3 इंटू 4। फिर प्लस आपका माइनस के 1 k कैप है, यहाँ माइनस के 1 मिलेगा आपको, और इंटू यहाँ पर कितना मिलेगा 2, तो 2। अब ये वैल्यू क्या आ जाएगी, ये माइनस के 2 हो गई, ये प्लस के 12 हो गई और ये भी माइनस के 2 हो गई। तो और इस तरह से ही आपका आ गया 8, ये -2 4 हो गया माइनस का और 12 8। तो इस तरह से a डॉट b कितना आ गया, 8 आ गया। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर भी ना तो i आ रहा है, ना j आ रहा है, ना k आ रहा है, यानी कोई i j k नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये सिर्फ कितना आया है, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड आया है, यहाँ पर कोई भी डायरेक्शन की रिलेटेड चीज नहीं आई है। इसीलिए हम कहते हैं इसको डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट। यहाँ पर वेक्टर्स का तो मल्टीप्लाई हो रहा है, a और b वेक्टर्स हैं, उनमें तो i j k था, उनका तो मल्टीप्लाई हुआ, लेकिन जो आपका आंसर आया उस आंसर में कहीं भी i j k नहीं आया। ऐसे ही आपको जो एग्जाम्पल में
जो वेक्टर्स थे उसमें तो आई जे के था, लेकिन जब उनका हमने डॉट प्रोडक्ट किया तो जो हमारा आंसर आ रहा है उस आंसर में कहीं भी आई जे और के नहीं आ रहे हैं, केवल क्या आ रहा है, मैग्नीट्यूड आ रहा है। इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट, क्योंकि इसमें जो है कोई भी डायरेक्शन इस प्रोडक्ट में नहीं आती। तो ये आपके थ्री डायमेंशनल वेक्टर को डॉट प्रोडक्ट करने का एग्जाम्पल भी मैंने यहां पर कर दिया। अब इसी से रिलेटेड कुछ और चीज देखते हैं। अब यहां पर आप देख रहे हैं पीछे जो वेक्टर्स दिए हैं, वेक्टर ए और बी, इनको थ्री डायमेंशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है, यानी आई और जे के बीच में लिखा गया है। अब आप चाहें तो इनके बीच का एंगल भी निकाल सकते हैं। अब वो देखिए कैसे निकाल सकते हैं। जैसे ये वेक्टर आपका ए दिया हुआ है और ये वेक्टर बी दिया, ये थ्री डायमेंशन वेक्टर्स हैं और सपोज इनके बीच का एंगल थीटा है, तो हमको पता है कि ए बी कॉस थीटा, यानी ए डॉट बी को हम क्या लिखते हैं, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड और उनके बीच के एंगल का कोसाइन। और ए डॉट बी अभी हम लोगों ने कितना निकाला है 3D वेक्टर्स के लिए, 3D वेक्टर्स के लिए ए डॉट बी का फॉर्मूला हम सॉल्व करते हैं तो हमारा आता है ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई ए जेड बी जेड। जबकि ए डॉट बी को यदि हम मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखेंगे, ए बी कॉस थीटा। तो इस तरह से आप पाएंगे कि ए बी कॉस थीटा आपके इक्वल हो गया ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई ए जेड बी जेड के, और यहां से अब आप कॉस थीटा निकाल सकते हैं। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई ए जेड बी जेड अपॉन आपने ए बी का डिवाइड कर दिया। तो इस तरह से ये आपका कॉस थीटा का वैल्यू निकल के आ गई। यानी यदि आपके दो वेक्टर्स जो थ्री डायमेंशनल वेक्टर दिए हैं तो पहले आप उनका ए डॉट बी निकाल लीजिए, क्योंकि जो ए डॉट बी होता है वही आपको ए बी कॉस थीटा के रूप में भी आप लिख सकते हो। जब थ्री डायमेंशनल वेक्टर्स होते हैं तो उनका ए डॉट बी कितना होता है, उनका ए डॉट बी आपका ये निकला। और जो बेसिक वैल्यू है ए डॉट बी की वो क्या है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड और उनके बीच के एंगल का कोसाइन। तो उनके बीच के एंगल का कोसाइन क्या हो गया, कॉस थीटा इज इक्वल टू ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई ए जेड बी जेड अपॉन इस ए बी को आपने डिवाइड कर दिया। तो इस तरह से आप कॉस थीटा निकाल सकते हो। ये ए और बी क्या है, ये ए और बी आपके वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड हैं, और ये हम लोग लास्ट टर्न पे ही निकाल चुके हैं कि ये जो आपका वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है और ये वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है। ठीक है, तो चलिए इस पर भी एक एग्जांपल कर लेते हैं जिससे आपको ये थ्योरी समझ में आ जाए। तो सपोज कोई वेक्टर ए दिया हुआ है आपका 2i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, और दूसरा वेक्टर दिया हुआ है वेक्टर बी इज इक्वल टू माइनस आई कैप प्लस 2j कैप प्लस के कैप, कोई भी आप ले सकते हैं, एग्जाम्पल के रूप में ले रहे हैं। अब आपको बताना है इनके बीच का एंगल, थीटा इज क्वेश्चन मार्क। हमको पता है कि वेक्टर ए और बी जब दिए हों तो उनका ए डॉट बी करने पर बेसिक फॉर्मूला जो होता है वो होता है आपका ए बी कॉस थीटा। लेकिन जब थ्री डायमेंशन वेक्टर दिए हों तो ए डॉट बी करने पे आता है आपका ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। अब देखिए ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई ए जेड बी जेड ये सब तो आपको यहाँ पर दिए हुए हैं जिनके कोएफिशिएंट है, यानी ये वैल्यू तो आपको आसानी से निकल आएगी ऊपर की वैल्यूज को पुट करके। अब बात आती है ए और बी, क्योंकि जब आपको कॉस थीटा निकालना है तो इस वैल्यू को यहाँ पर आप डिवाइड करेंगे। तो ए और बी, ए क्या चीज़ है, ए आपका वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है, वो आप कैसे निकालते हैं, वो निकालते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर से। तो सपोज यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं हम लोग। तो ए एक्स कितना है आपका 2 है, ये ए एक्स हो गया 2 का स्क्वायर, प्लस ए वाई क्या है, जे का कंपोनेंट यहाँ 1 है तो 1 का स्क्वायर, प्लस ए जेड क्या है, के कंपोनेंट यानी -1 है तो -1 स्क्वायर। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लें तो क्या हो जाएगा 4 + 1 + 1, तो ये आ गया आपका √6। ये ए की वैल्यू निकल आई। इसी तरह से आप बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर। आप वैल्यूज को पुट कर देते हैं आप यहाँ पर। तो बी एक्स कितना है, बी एक्स आपका -1 है तो -1 स्क्वायर, बी वाई कितना है, जे कंपोनेंट 2 है तो 2 का स्क्वायर, प्लस बी जेड कितना है, के कंपोनेंट यानी 1 स्क्वायर,
अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 + 4 + 1, तो ये भी आपका आ गया √6। अब आप इस फॉर्मूले को दोबारा से लिख लें, तो यहाँ से आप देखें cos थीटा इज इक्वल टू क्या है, ax bx ay by az bz अपॉन ए बी। अब ax bx को सॉल्व करें आप, तो आपको देख चुके हैं ये ax है, ये bx है, तो 2 × -1 प्लस ये ay था, ये by था, तो 1 × 2 प्लस az bz ये -1 है, ये 1 है, तो -1 × 1। तो ये इस तरह से आपने ax bx ay by इनको लिख लिया, ठीक है। अपॉन ए बी, ए कितना है √6, बी कितना है √6। अब इसको सॉल्व करिए, ये ऊपर कितना हो गया, ये -2 हो गया, ये +2 हो गया, और ये -1 हो गया, और नीचे कितना आ गया, नीचे हो गया 6। तो अब cos थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, ऊपर से देखिए ये 2 कैंसिल हो गए, ये -1/6 आ गया, यानी थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स -1/6। आप इस तरीके से इस आंसर को लिख सकते हैं। तो cos थीटा इज इक्वल टू -1/6 ऐसे भी लिख सकते हैं, और चाहे तो थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 1/6 लिख सकते हैं। तो इस तरह से आपके जो 3 डायमेंशन वेक्टर दिए हुए थे, उन 3 डायमेंशन वेक्टर्स के बीच का एंगल हम लोगों ने इस प्रोसेस से निकाल लिया। तो आई होप आपको पीछे का जो यहाँ पर समझाया गया था वो समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टर्न पे इसी को और आगे बढ़ाएंगे, कुछ और न्यूमेरिकल्स करेंगे और कुछ और थ्योरीज को पढ़ेंगे, जिसमें वेक्टर प्रोडक्ट का जो वेक्टर्स का वेक्टर प्रोडक्ट है उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।